हेलो दोस्तों, खोटा क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग खोटा में वर्ण शुरू किए थे, तो वर्ण का पहला पार्ट कल हम लोगों ने देख लिया है। आज वर्ण का दूसरा पार्ट देखेंगे। आज हम लोग जितने भी वर्ण हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, तो उनका उच्चारण स्थान क्या है, वो कहाँ से उच्चारित होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। पहला है कंठ। कंठ से कौन कौन से वर्ण के उच्चारण होते हैं? तो कंठ से उच्चारित होता है क, ख, ग, घ और अंगा। अंगा का जो प्रयोग है वो खोटा में नहीं किया जाता है। तो यहाँ तक याद रखना है, क, ख, ग, घ। अंगा याद रखेंगे तो वो हमारा हिंदी में काम आएगा। आ, इसका भी उच्चारण जो है वो कंठ से होता है। अब हम याद कैसे रखें? क्या इन चारों वर्णों को एक एक करके याद रखें? तो इसको हम लोग याद करने का एक तरीका कह सकते हैं, इसको क वर्ण। अगर क वर्ग हम याद रखते हैं तो क के लाइन में जितने भी वर्ण हैं वे सारे कंठ से उच्चारित होते हैं। अगला है तालु। तालु च, छ, ज, झ, इया, हर्षई और दुर्घई, इसका जो उच्चारण स्थान है वो तालु है। तो इसको याद रखने के लिए हम लोग याद रख सकते हैं च वर्ग। अगर हम लोग सिर्फ च वर्ग याद रखते हैं तो तालु से उच्चारित होने वाले जितने भी वर्ण हैं वे सारे हमें याद हो जाएंगे। अगला है मूर्धा। मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं ट, ठ, ड, ढ, न, अड़ और अढ़। ये मूर्धन्य का प्रयोग जो है वो खोटा में नहीं होता है। अगला है दंत। तो दंत यानी जिस वर्ण को उच्चारित करने में दांत का सहायता लेना होता है उसको हम लोग कहते हैं दंत से उच्चारित वर्ण। तो इससे उच्चारण होने वाले वर्ण हैं त, थ, द, ध, न, स और ल। इनका उच्चारण दंत से होता है। इसको याद रख सकते हैं हम लोग त वर्ग बोलकर। ओष्ठ यानी होंठ, इसको होंठ भी बोलते हैं, हिंदी में होंठ कहते हैं। तो ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं प, फ, ब, भ, म, हर्षऊ और दुर्गऊ। अगर हमको याद नहीं रहता है ये सारे वर्ण तो हम इसको बोल करके और देखेंगे कि इनका जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ से हो रहा है। तो जैसे अगर प, जैसे दे दिया प और पूछ लेगा कि प का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो प हम बोल करके देखेंगे। प बोलते हैं तो दोनों जो होंठ है वो आपस में संपर्क में आते हैं, तो उस वैसे वर्ण ओष्ठ से उच्चारित माने जाएंगे, जैसे प, फ। तो इस तरह से अगर कोई भी वर्ण के बारे में पूछ लिया जाए तो उसको हम उच्चारण करके देखेंगे और उसको हम लोग जान सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। अगला है कंठ तालव्य, यानी वैसा वर्ण जिसको उच्चारण करने में कंठ और तालु दोनों का सहयोग होता है। तो वैसे वर्ण है य, ए और ऐ। तो ऐ का जो प्रयोग है वो खोटा में नहीं होता है। ऐ को खोटा में इस तरह से लिखते हैं अ और हर्षई, तो ये पढ़ाएगा ऐ। अगला है कंठोष्ठ, ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण में कंठ और होंठ दोनों का सहयोग होता है। तो वैसा वर्ण है व, ओ और औ। तो औ का जो प्रयोग है वो खोटा में नहीं किया जाता है। औ को खोटा में हम लोग लिखते हैं अ और उ। अगला है वत्सर्य। वत्सर्य से उच्चारित होने वाले वर्ण है र और ल। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि र और ल का जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ है, तो वो है वत्सर्य। और अगर वत्सर्य यहाँ पर ना रहा तो ल का सिर्फ यहाँ पर है, ल का सिर्फ पूछ लिया जाए तो वो दंत है। अगला है अनुनासिक, यानी नाक से उच्चारित होने वाली ध्वनियां, यानी जिन वर्णों को उच्चारण जब हम करते हैं और उसमें नाक का सहयोग होता है तो वो अनुनासिक ध्वनियां होती हैं। वैसे वर्ण है य, मूर्धन्य, न और न। तो मूर्धन्य का जो प्रयोग है वो खोटा में नहीं किया जाता है। तो इस तरह से इसको याद रखेंगे हम लोग कि खोटा में अनुनासिक ध्वनियां जो है वो य, न और म है।
3 है इसकी संख्या खोठा में। अब देखना है आगे ध्वनि परिवर्तन, अघोषीकरण और घोषीकरण। कल हम लोग पढ़े थे अघोष और घोष। तो अघोष किसको कहते हैं? तो पहला और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष वर्ण होता है। घोष वर्ण किसको कहेंगे? तो जिस वर्ण के उच्चारण में कंठ से झंकार उत्पन्न होता है वो घोष वर्ण होता है, और जिस वर्ण के उच्चारण करने में अगर कंठ में झंकार उत्पन्न ना हो तो वो अघोष वर्ण होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर है अघोषीकरण। अघोषीकरण किसको कहेंगे? तो जब घोष वर्ण अघोष वर्ण में परिवर्तित हो जाए तो उसको अघोषीकरण कहते हैं। अब इसको हम लोग उदाहरण से समझेंगे। जैसे यहाँ पर है डंडा, यहाँ अगर नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, तो जैसे यहाँ पर है डंडा, डंडा को खोठा में कहा जाता है डंटा। तो यहाँ जो ड है, ड जो है ये घोष वर्ण है और ट जो है ये अघोष वर्ण है। तो ड जो है वो ट में परिवर्तित हो जा रहा है, यानी घोष वर्ण जो है ये घोष वर्ण जो है वो अघोष में परिवर्तित हो जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग अघोषीकरण कहते हैं। इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऐसा उदाहरण या शब्द दे दिया जाता है, पूछता है कि इसमें घोषीकरण हुआ है या फिर अघोषीकरण। अगला है घोषीकरण। घोषीकरण जब अघोष वर्ण घोष वर्ण में परिवर्तित हो जाता है तब उसको घोषीकरण कहते हैं। तो अघोष वर्ण पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष होता है। यहाँ पर उदाहरण है साग। साग हो गया है साग। यहाँ पर देखेंगे साग क, ये क जो है यहाँ पर ग में परिवर्तित हो गया है, यानी क अघोष है, क अघोष है और ग जो है वो घोष है। तो जब अघोष घोष में परिवर्तित हो जाए तो उसको घोषीकरण कहते हैं। अगला शब्द है कंकन और वो हो गया है कंगन। तो यहाँ पर भी क जो है वो ग में परिवर्तित हो गया है, यानी अघोष जो है वो घोष में परिवर्तित हो गया है। तो ऐसा जहाँ पर भी परिवर्तन होगा, अघोष जब घोष में परिवर्तित हो जाएगा तो उसको हम लोग घोषीकरण कहेंगे। अगर ये सारे याद रख लेंगे तो आने वाले जितने भी परीक्षाएं हैं उन सारी परीक्षाओं में यहाँ से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अब हम लोग देखेंगे ऐ, औ, तालव्य स, मूर्धन्य स, श, तर और री। इसका प्रयोग हम लोग खोठा में कैसे करते हैं? तो ऐ को हम लोग लिखते हैं और ई। अब इसका प्रयोग कैसे होता है? तो जैसे लिखना हो हमें पैसा, हिंदी में लिखते हैं हमें पैसा, पैसा खोठा में लिखेंगे हम लोग प, ई और सा। फिर लिखना हो कैसा, इसको लिखेंगे क, ई और सा। ये जो है इसको जानना बहुत जरूरी है, तभी हम आगे जितने भी साहित्य और कहानी ये सारे पढ़ेंगे तो हम उसको याद रखने में या फिर पढ़ने में सुविधा होगा। औ को लिखते हैं अ और उ, और यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन भी ऐसे पूछ लिया जाता है। ऐ दे देगा और पूछ लेगा कि ऐ को खोठा में कैसे लिखा जाता है, या फिर औ को खोठा में कैसे लिखते हैं, या फिर दे देगा औरत को खोठा में कैसे लिखते हैं। तो इस तरह से अगर ये याद रहेगा तभी हम इसका क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे औरत है तो पहले अगर हमको पता रहेगा कि औ को कैसे लिखा जाता है तो औ को अ और उ लिखते हैं तो हम औरत आसानी से लिख सकते हैं। तालव्य स के बदले स का प्रयोग करते हैं। अगर हमको गणेश लिखना हो तो इस तालव्य स के बदले ये स प्रयोग होता है। अगला है मूर्धन्य स। इस स के बदले स और ख का प्रयोग किया जाता है। अब इसका उदाहरण से समझेंगे इसको। जैसे लिखना हो हमको वर्षा, तो वर्षा को खोठा में लिखते हैं वर्षा। व भी परिवर्तित हो जाता है ब में, यानी व के बदले ब प्रयोग किया जाता है।
तो वर्षा को लिखेंगे बरखा या फिर वर्षा। अब है छ के बदले लिखते हैं ये छ या फिर आधा च और छ या फिर ख। इसका उदाहरण के साथ अगर हम देखें तो लिखना हो हमें रक्षा, तो रक्षा को लिख सकते हैं रक्षा या फिर रेखा। अगर हमको लिखना हो क्षमता, अगर हमको लिखना हो क्षमता तो इसको लिखते हैं हम लोग क्षमता, ऐसे, या फिर सीधा लिख सकते हैं क्षमता। अगला है त्र, इसको लिखते हैं त और र। री के बदले लिखा जाता है ये दुर्घई री या फिर ये हर्षई री। जैसे हमको लिखना हो ऋतु, तो ऋतु को लिखेंगे ऋतु दुर्घई री और तु, और इस तरह से। तो इन वर्णों का जो प्रयोग है खोटा में इस तरह किया जाता है। अब अगला है इया का प्रयोग खोटा में होता है। तो जैसे हमको लिखना हो चरई, यानी चिड़िया जो है, चिड़िया को खोटा में लोग चरई कहते हैं। तो चरई अगर लिखना हो तो च र और इया, चरई। फिर हम लोग ना, हिंदी में ना होता है और खोटा में उसको बोलते हैं नाई। जैसे हिंदी में बोलना होगा तुम जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इसको अगर हमको उत्तर देना है तो हिंदी में उत्तर देंगे ना या फिर नहीं, लेकिन खोटा में अगर बोलना होगा तो हम उसको बोलेंगे नाई। य के बदले ज का प्रयोग होता है। जैसे लिखना हो यशोदा तो उसको हम लोग लिखेंगे जसोदा। लिखना हो यात्रा तो उसको लिखते हैं जात्रा। तो य के बदले ज का प्रयोग होता है और व के बदले ब। जैसे हमको लिखना हो पर्वत, तो पर्वत को लिखना हो, अगर हम जैसे बोलेगा पर्वत को खोटा में कैसे लिखेंगे, तो ये लिखाएगा पर्वत, इस तरह से। तो खोटा में इस तरह से अगर हम इन सारी चीज़ों को याद रख लेंगे तो यहाँ से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वे लोग पार्ट 1 जाकर देख लें, वो परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अब कल इसका हम MCQ लेकर आएंगे, इससे जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं कल और आज के क्लास में से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन कल लेकर आऊंगी मैं। उसके बाद आगे शुरू करेंगे शब्द। वर्ण कल खत्म हो जाएगा, यानी वर्ण कंप्लीट हो जाएगा और कल शुरू करेंगे शब्द। कल एक परसों शुरू होगा शब्द। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।